हम लोग बात कर रहे थे कि ये अध्याय जो है, इसकी चर्चा चल रही है, ये पुलिस की अन्वेषण संबंधी शक्तियों से संबंधित है और अन्वेषण के दौरान साक्ष्य संकलन इसकी प्रक्रिया ये चलेगी। साक्ष्य के संकलन की दो ही प्रक्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि साक्ष्य स्वयं दो प्रकार का हो सकता है, एक मौखिक, दूसरा दस्तावेजी। तो जब साक्ष्य ही दो प्रकार का हो सकता है तो उसके कलेक्शन की भी दो ही प्रक्रियाएं हो सकती हैं। एक, वे लोग जो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं, उनके कथनों को अभिलिखित किया जाए, और दूसरा, जो साक्ष्य से संबंधित दस्तावेजें हो सकती हैं जिन पर विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों को अंकित किया गया है या वे अंकित हो गए हैं, उनको संकलित किया जाए। और विवादित तथ्य, हमने आपको पहले भी कहा, फैक्ट इन डिस्प्यूट इस शब्द को परिभाषित करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम फैक्ट इन डिस्प्यूट के बारे में परिभाषित करते हुए कहता है कि कोई तथ्य जब एक व्यक्ति के द्वारा प्रख्यात किया जाए, यानी असर्ट किया जाए, यानी कहा जाए, और दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्याख्यात यानी डिनाइल किया जाए उसका, और तथ्य की स्वयं विशेषता ये हो, यानी तथ्य में स्वयं ऐसी स्पेशलिटी मौजूद है कि वो तथ्य अगर साबित हुआ तो वो कोई ना कोई दायित्व, कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई निर्योग्यता, कोई ना कोई अधिकार इसको अवश्य उत्पन्न कर देगा, या उस अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता इसके विस्तार में कमी ले आएगा, या इसके विस्तार को बढ़ा देगा, या अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता इसकी प्रकृति को परिवर्तित कर देगा। तो ऐसे तथ्य को हम विवाद्य कहते हैं, यानी तथ्य उसमें भी कुछ विशेषता है और उसके प्रकटन में भी विशेषता है। तथ्य की स्वयं विशेषता क्या है? तथ्य की विशेषता यह है कि वो अगर साबित हो गया तो फिर कोई अधिकार उत्पन्न होगा, कोई दायित्व उत्पन्न होगा, कोई योग्यता उत्पन्न होगी, कोई निर्योग्यता उत्पन्न होगी। यह अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता इसका विस्तार या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। यह अधिकार, दायित्व, योग्यता और निर्योग्यता इसकी प्रकृति, इसका नेचर, यह परिवर्तित हो जाएगा। यह उस तथ्य की विशेषता है, और इसका प्रकटन इस प्रकार होता है कि एक पक्ष इसका प्रख्यान करता है, अर्थात इसका कथन करता है, और दूसरा इसका डिनाइल करता है। तो फैक्ट इन डिस्प्यूट अपने में एक चीज है, और आप देखते हैं तथ्य, इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु, वस्तुओं की अवस्था है, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य, इनका प्रकटन अगर किसी दस्तावेज के तौर पर हुआ, यानी किसी लिखने योग्य पदार्थ पर, उस पर लिखने की पद्धति, अक्षरों की, प्रतीकों की, अंकों की, चिन्हों की, किस तरह से उस पर लिखा गया, ये महत्व की बात नहीं है, लेकिन लिखा गया है अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह के माध्यम से। तो जिस वस्तु को अभिलेखन के लिए उपयोग किया गया है, स्वयं उस वस्तु को हम दस्तावेज कहते हैं। जैसे चाकू पर रक्त के निशान है, तो रक्त विवादित तथ्यों का परिणाम है, इसलिए वो सुसंगत घोषित किया गया। कहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रसंग हेतु परिणाम जो पिछली धारा 6 थी और अब 4 है, उसमें कि वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के या तो प्रसंग हैं, या हेतुक हैं, या परिणाम हैं, अगर उनका अंकन किसी ऐसी चीज पर हो गया है जिस चीज पर उनका अंकन, ठीक है, अक्षरों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से अगर हुआ है, तो वो दस्तावेज होगा। उसे दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा संबंधित विवादित तथ्य को साबित करने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि चाकू आदि को क्या करते हैं, दस्तावेज के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, और जब वे न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन पर उस ढंग के चिन्ह अंकित किए जाते हैं जिससे यह साबित हो सके कि यह दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। तो दस्तावेज ये साक्ष्य के तौर पर अन्वेषण में संकलित होंगे, और या फिर
अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के कथन ये अन्वेषण में संकलित होंगे, क्योंकि संपूर्ण अन्वेषण की कार्यवाही है जिस लिए चलेगी वो आपको बताई गई है, और किस प्रकार चलेगी वो भी आपको बताई गई। आपको कहा गया कि अन्वेषण का अर्थ होता है प्रोसीडिंग टू द स्पॉट फॉर व्हाट, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इन व्हाट मैनर, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड search and seizure of those documents which may be recovered by the investigating officer। इसीलिए आप देखेंगे साक्ष्य संकलन की संपूर्ण कार्यवाही को सुचारू तौर पर संचालित करने के लिए कानून में अन्वेषण अधिकारी को विभिन्न स्थानों की सर्च लेने और सर्च के दौरान पाई गई वस्तुओं को अभिग्रहित करने की शक्ति ये भी मिलेगी। पुरानी धाराएं हैं 165, 166, 166A, 166B, अब उनके लिए नवीन धाराएं आ गई। और साथ ही साथ अन्वेषण अधिकारी को अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों का एग्जामिनेशन और उनके द्वारा जो कथन किए जाएंगे उनको अभिलिखित करने का तरीका और शक्ति और सुविधा ये भी कानून के उपबंधों के माध्यम से दी गई है। एंड वॉट एवर दे विल कलेक्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, नो डाउट दैट इज एविडेंस, बट इन स्ट्रिक्ट सेंस दैट इज नॉट एविडेंस। वो कानून की दृष्टि से साक्ष्य नहीं है जब तक वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ना हो जाए, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम यह अपेक्षा करता है कि साक्ष्य वही है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो। हां, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतिकरण हमें किन तथ्यों का करना है या किन साक्ष्यों का करना है, इसके लिए अभियोजन अपनी तैयारी कर रहा है या अन्वेषणकर्ता अपनी तैयारी कर रहा है, ताकि न्यायालय के समक्ष जब विचारण चले तो सुचारू चले। इसलिए ये जो कलेक्ट हो रहा है ये साक्ष्य जरूर है, लेकिन जब तक इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इसकी विश्वसनीयता का परीक्षण नहीं हो जाएगा तब तक इसे साक्ष्य की मान्यता कानून की निगाह में नहीं मिलेगी, और न ही इस साक्ष्य के आधार पर किसी की दोषिता अथवा निर्दोषिता इसका निर्णय होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये तैयारी अगर नहीं होगी तो विचारण के समय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य को प्रस्तुत करने में कठिनाई इसका अनुभव होगा। इसलिए इस साक्ष्य को संकलित कर रहा है आयोग, अन्वेषण करता है। और आप ये भी खूब समझ लीजिए कि जो कुछ साक्ष्य यहां ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन संकलित होगा केवल वही न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये स्थिति नहीं है, क्योंकि ऐसे तो अन्वेषणकर्ता को संपूर्ण अधिकार और शक्ति आ गई है। वो कुछ साक्ष्य संकलित ही नहीं करेगा, क्या कर लोगे उसका? चलो आप उसे नौकरी निकाल दोगे, निकाल दो। आपने उसे नौकरी निकाल दिया, लेकिन वादी को क्या मिला, पीड़ित को क्या मिला? ठीक है, आप उसका कुछ भी कर दो, लेकिन वादी और पीड़ित इसको क्या मिला? न्याय ये कहां हुआ? इसलिए बात यह नहीं है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कुछ कलेक्ट होगा वही साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। जब हम लोग विभिन्न विचारण पढ़ेंगे, चाहे वो वारंट ट्रायल हो, चाहे सम्मन विचारण हो, चाहे सत्र विचारण हो, सेशन न्यायालय द्वारा विचारण, ये चले, और अगर आकस्मिक रूप से अपवादिक तौर पर उच्च न्यायालय ने भी विचारण किया किसी मामले का जिसका उसे पूरा हक है, आपको पीछे बताया गया, सेक्शन कोड किए गए कि उच्च न्यायालय किसी भी मामले का विचारण कर सकता है, और जब उच्च न्यायालय विचारण करेगा तो विचारण की जो प्रक्रिया विचारण करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा वो कौन सी होगी? सेशन ट्रायल की, सत्र न्यायालय के। सत्र न्यायालय के समक्ष जो विचारण चलता है उसमें जिस प्रक्रिया को चलाया जाता है उसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय भी
किसी भी मामले का विचारण कर सकता है। तो मुख्यतः अगर विचारण की प्रक्रिया इसको आप देखेंगे तो आपको जो देखनी है वो वारंट ट्रायल, whether that is instituted on the police report or otherwise than police report, क्योंकि वारंट ट्रायल दो प्रकार से संस्थित होंगे, एक पुलिस रिपोर्ट पर, दूसरे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा अर्थात परिवाद पर, और दूसरा समन ट्रायल और तीसरा सेशन ट्रायल। क्योंकि उच्च न्यायालय भी अगर विचारण करेगा तो सेशन ट्रायल की प्रक्रिया इसका इस्तेमाल करेगा, इसलिए प्रक्रिया तीन ही देखेंगे आप। तो वहां तीनों जगह ये लिखा है कि जब आरोप इससे इनकार कर देगा, यद्यपि समन मामलों में आरोप की विरचना आवश्यक नहीं है, आवश्यक, यही लिखा है, आवश्यक नहीं है, और जो कुछ अनावश्यक होता है अगर वो कर भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्री में आपसे ये सवाल होता है कि समन मामले में आरोप की विरचना कर दी गई, प्रभाव क्या होगा, क्या विचारण विधि विरुद्ध हो गया है? बिल्कुल नहीं, आवश्यक नहीं। जो कुछ अनावश्यक था, गर्मी में स्वेटर पहनना आवश्यक नहीं है, आपने पहन लिया तो फर्क क्या पड़ा? जो कुछ आवश्यक था वो नहीं किया, अब फर्क पड़ेगा। जो कुछ आवश्यक नहीं था वो कर दिया, कोई फर्क नहीं। तो संबंध मामलों में आरोप की विरचना आवश्यक नहीं है, कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां आरोप की विरचना आवश्यक है वहां नहीं की, अब फर्क पड़ेगा। तो संबंध मामले अगर आरोप की विरचना हो भी गई और अगर नहीं की गई, यानी विधि अनुसार चलाया गया, तो वहां संबंध विचारण जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां क्या लिखा कि अभियोग का सार अभियुक्त को बताया जाएगा, और इसे कचहरी की भाषा में क्या कहते हैं, बयान मुलजिम का लिया जाना। इसीलिए वाह कचहरी में आप पूछें तो वो कहेंगे कि संबंध ट्रायल में आरोप चार्ज नहीं बनता, बयान मुलजिम बनता है। मालूम उन्हें कुछ नहीं, वो बताएंगे आगे, कुछ नहीं बताएंगे, बस इतना ही बताएंगे क्यों बनता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो आरोप की विरचना या अभियुक्त के कथन अभिलिखित करने के बाद साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण की स्थिति आती है, और जब साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण की स्थिति आती है तो प्रत्येक विचारण आप देखेंगे वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है इसके उपरांत अभियोजन का सब साक्ष्य लिया जाएगा। अभियोजन का सब साक्ष्य लिया जाएगा मीनिंग देयर बाय अभियोजन जो देना चाहेगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अभियोजन 10 किलो रद्दी ले जाकर वहां दे दे। अभियोजन का सब साक्ष्य लिया जाएगा, यानी अभियोजन कुछ ऐसा प्रस्तुत करना चाहता है जो वाकई उस अपराध में साक्ष्य की स्थिति में हो सकता है, तो लिया जाएगा whether that is collected by the IO or not. You cannot raise such a objection that this evidence has not been collected by the investigating officer. That is why it cannot be produced, ठीक है, during trial. In the trial, you cannot raise such a objection. आपका ये ऑब्जेक्शन सुना नहीं जाएगा, क्योंकि अभियोजन का सब साक्ष्य लिया जाएगा। क्योंकि अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तब तो मामले का निर्णय आईओ कर देगा मीनिंग देयर बाय कर सकता है। कोई आवश्यक नहीं कि हर आईओ बेईमान होगा, सब कुछ ठीक भी करे, ये भी हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया हम तो बेईमानों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। प्रक्रिया तो इसलिए बनाते हैं कि काम ठीक हो, एक बार भी गड़बड़ ना हो। तो अन्वेषणकर्ता को सारे अधिकार एविडेंस कलेक्शन के संबंध में देने के उपरांत जहां विचारणा चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है, वहां भी यह हक प्रोसिक्यूशन को मिला है कि प्रोसिक्यूशन सब साक्ष्य, और उसके बाद बचाव पक्ष वो भी सब साक्ष्य देगा, और प्रोसिक्यूशन का साक्ष्य होने के बाद अभियुक्त की परीक्षा ये की जाती है। कहां?
पुरानी सेक्शन कोट करना है, अंतर्गत धारा 313, उसमें अभियुक्त की परीक्षा होती है। और क्यों होती है, जिस पर आपसे कई बार चर्चा हुई है। अभियुक्त की परीक्षा इसलिए होती है कि प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस रखा है न्यायालय के समक्ष, उसके संबंध में स्वयं अभियुक्त उसे क्या कहना है, इसे जानने का अन्य कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि अभियुक्त से साक्षी होने की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। वो खुद साक्षी होना चाहे तो हो जाए, हम थोड़ी उससे अपेक्षा कर सकते हैं। वो खुद आना चाहे तो आए, और नहीं आना चाहता तो उसे कोई ला नहीं सकता। और अगर उसने खुद साक्षी होने की बात को नहीं स्वीकारा, तो अभियोजन ने जो साक्ष्य दिया है इसके प्रति उसे क्या कहना है, ये जानने का न्यायालय के पास कोई तरीका नहीं है। अगर अभियुक्त की परीक्षा ये अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी करने की व्यवस्था न की गई तो आप कैसे जानेंगे? वो तो आएगा नहीं विटनेस के तौर पे, आप ला भी नहीं सकते, क्योंकि अनुच्छेद 20(3) है, उसे अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश किया ही नहीं जा सकता। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे दोषी सिद्ध करो, वो आता ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, कैसे जानेंगे? इसीलिए अभियुक्त की परीक्षा रखी गई है। ये भी आप वहां पूछेंगे तो होती रोज है, पूछ दो क्यों हो रही, बोले वो होती है इसलिए हो रही। कोई भी काम वहां बिना निरर्थक नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई कारण है इसलिए हो रहा। अब वो कारण जानते, अच्छा नहीं जानते तो आप जानो। और इसीलिए अभियुक्त की परीक्षा में अभियुक्त को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, क्योंकि वो साक्षी नहीं है। और इसीलिए जब 313 पहुंचेंगे, अब तो सेक्शन बदल गया है, हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे वहां यह भी लिखा है कि साक्षी उसका गलत उत्तर देता है तो भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, किंतु उसके उत्तरों को मामला डिसाइड करते समय ध्यान में लिया जा सकता है। उसके उत्तरों के आधार पर सजा नहीं होगी। या तो कन्फेशन कर ले तो बात अलग है, ठीक है, तब तो बात डिफर हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होगा। और उसके बाद बचाव पक्ष, उसे भी संपूर्ण साक्ष्य देने का हक यह रहता है, और फिर डिसाइड होगा। तो कुल मिलाकर जो हम बताना चाहते हैं कि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी को साक्ष्य के संकलन के लिए आवश्यक संपूर्ण शक्ति ये कानून के द्वारा दी गई, लेकिन इसके बाद भी इस अधिकार को आरक्षित किया गया है कि इसके बाद भी अभियोजन अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है तो इस आधार पर उसे अग्राह्य नहीं किया जाएगा कि अन्वेषण अधिकारी ने उसे संकलित नहीं किया था, यदि वो साक्ष्य की परिभाषा में आता होगा, क्योंकि अन्यथा की स्थिति में तो जबरदस्त नुकसान होंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग पुलिस की अन्वेषण की शक्तियां देख रहे हैं, तो जब अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण करेगा तो दो प्रकार की चीजों की उसे जरूरत पड़ेगी। एक मौखिक साक्ष्य जो लोग दे सकते हैं न्यायालय में विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के संदर्भ में, उनके कथनों को अभिलिखित करना ताकि पता लग पाए, क्योंकि अन्वेषणकर्ता तो अपराधी का पता चलाने के लिए, तथ्यों और परिस्थितियों का पता चलाने के लिए अन्वेषण कर रहा है, तो वो तो प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर आएंगे अपराध के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के, उन्हीं को अभिलिखित करके उस जानकारी को एकत्र और संकलित किया जा सकता है। इसके अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए उस जानकारी को कैसे कलेक्ट करेंगे, इसके संबंध में पूर्व में 160, 161, 162 उसके साक्षिक उपयोग के संबंध में, और 160, 161 उस तरीके के संबंध में जिससे वे जानकारियां इकट्ठी और अभिलिखित की जाएंगी, उस तरीके के संबंध में। अब इन सेक्शन के जो नंबर हो गए हैं वे कितने हो गए? 179, 180, 181। ये नंबर हो गए उन सेक्शंस के जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी को ये ताकतें मिल रही थी। 160 देखें जो पुरानी है, 160 जिसे अब 179 कहेंगे।
क्या कहता है? साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। जब हम एलएलबी करते थे हम बड़े चक्कर में पड़ जाते थे, एलएलबी के बाद भी बहुत दिनों तक चक्कर में पड़े रहे, क्योंकि लिखा क्या है? कहता है कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, अपने थाने की या अपने थाने के पास की सीमाओं के पास विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका दी गई इत्तिला से अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा। एक बात, और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा। अब 2-3 सवाल मेरे दिमाग में उठते थे, हम बार बार कहते हैं आप बेयर पढ़ेंगे तो सवाल उठेंगे, और पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर तो कानून ऐसा विषय पढ़ो ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ो तो दिक्कतें ही दिक्कतें, क्योंकि कानून लागू होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला विश्वास आपका यह होगा कि कानून लागू होगा, क्योंकि अगर आपका यह विश्वास है कानून लागू होता ही नहीं, वहां तो कुछ और चलता है, तो फिर पढ़ने की जरूरत ही कहां है? फिर तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो लागू ही नहीं होता। आपका उसके संबंध में विश्वास ये है तो फिर आप पढ़ेंगे ही क्यों? तो कानून पढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरत इस विश्वास का निर्मित करना है कि वहां जो कुछ हो रहा है या कहीं भी कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक ही हो रहा है। और जैसे ही आप ये विश्वास मन में निर्मित करेंगे और फिर कानून को पढ़ेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि आपका मन का विश्वास कानून लागू हो रहा है और जो टेस्ट दिख रहा है वो अधूरा अधूरा दिख रहा है। तो क्या कहता है कि पुलिस का अन्वेषण करता अपने थाने की सीमाओं में या अपने पड़ोस के, कहता पास अपने थाने की या किसी पास के थाने की, पास के थाने की सीमाओं के भीतर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होने का विश्वास उसे है कि वो आदमी अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है, उसे वो अपने समक्ष अपेक्षित कर सकता है लिखित रूप से कि तुम मेरे समक्ष हाजिर होगे, और उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वो अपेक्षानुसार हाजिर हो। लेकिन पास के थाने शब्द का कैसा भी निर्वचन आप क्यों ना कर लो, कितना भी उदारता पूर्वक अर्थान्वयन कर लो, लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं निकलेगा कि वो व्यक्ति जो 100 किलोमीटर दूर बैठा है लेकिन अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित, उसे अपने समक्ष हाजिर होने के लिए पुलिस लिखित आदेश द्वारा अपेक्षित कर सकती है। इसका यह अर्थ कभी नहीं निकलेगा। भाई उसने ये कहा या तो अपने थाने की सीमाओं के भीतर या अपने पास के थाने की सीमाओं के भीतर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में उसका यह विश्वास है कि वो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है, तो वो उससे अपेक्षा कर सकता है लिखित रूप से कि वो उसके समक्ष हाजिर हो और जो कुछ पूछे वो उसका सही सही उत्तर वो दे। अब पास के थाने शब्द की आप कितनी भी उदारता पूर्वक व्याख्या क्यों न कर लो, इसका यह अर्थ कभी नहीं हो पाएगा कि 100 किलोमीटर दूर जो थाना स्थित है उसकी सीमाओं में जो व्यक्ति है और अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है उससे अपने समक्ष हाजिर होने के लिए पुलिस अधिकारी लिखित रूप से अपेक्षा कर सकेगा, यह अर्थ कभी नहीं निकल सकता। और वो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है तो फिर आखिर उसका कैसे, ठीक है, परीक्षण ये पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब ये समस्या बहुत बड़ी ऐसे लगने लगती है, लेकिन दिमाग विकसित नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, इसलिए उत्तर नहीं प्राप्त होते। अरे बड़ी सीधी सी बात है, अपराध थाने की सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति है या एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन
उसकी बाउंड्रीज में है, तब तो आप लिखित रूप से अपेक्षित कर सकते हैं। और जो एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन की बाउंड्रीज में नहीं है तो आप तो जा सकते हैं वहां। ये कहां लिखा है कि पुलिस अधिकारी भी नहीं जाएगा? भाई ये तो नहीं लिखा है। लिखा है कि उसे आप नहीं बुलाएंगे, ये थोड़ी लिखा है कि आप नहीं जाएंगे। और इसीलिए पुलिस अधिकारी जाते हैं। ठीक है, दिल्ली वो कहते हैं बयान लेने जाना है, तमिलनाडु बेंगलोर बयान लेने जाना है, क्योंकि आप लिखित रूप से जिसे अपेक्षित करेंगे वो या तो आपके थाने की सीमाओं के भीतर हो या एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। अच्छा, लिखित अपेक्षा करेगा, अब गुनाह है। भाई यही तो लिखा है कि लिखित रूप से अपेक्षित करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ना है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, जो पुरानी 174 थी आईपीसी में, अब वो भारतीय न्याय संहिता में कुछ और हो गई होगी, लेकिन 174 होगी। उसके अंतर्गत आप उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन दर्ज कर लें। इतना ही तो करेंगे, इतना ही तो करेंगे। जो पुरानी धारा 174 आईपीसी थी उसके अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे कि लोक सेवक द्वारा अपेक्षित किए जाने पर भी वो साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होता। ठीक कर लिया आपने, लेकिन तब भी नहीं आएगा, तब क्या कर लेंगे आप? वो कहेगा हम जेल जाएंगे लेकिन तुम्हें नहीं बताएंगे कुछ, तो हम तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या वारंट मिल सकता है? भाई सवाल ये उठता है, क्या वारंट पुलिस अधिकारी ठीक है ले सकता है? वारंट पुलिस अधिकारी नहीं ले सकता। ठीक है ना? ये व्यक्ति साक्षी नहीं है अभी, इसके साक्षी हो जाने की संभावनाएं हैं। भाई आपको ऐसा लगता है ना वो तथ्य और परिस्थितियों से परिचित है, न निकला परिचित तो ये साक्षी नहीं है। और साक्षी अपने समक्ष हाजिर होने के लिए न्यायालय द्वारा वारंट से अपेक्षित किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी इसके विरुद्ध वारंट नहीं ले सकता और पुलिस अधिकारी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि 174 में प्रोसिक्यूशन इसका लॉन्च कर दे। ठीक है, तो क्या पुलिस अधिकारी इस व्यक्ति को छोड़ देगा? नहीं। अगर ये नहीं आता है तो 174 में प्रोसिक्यूशन लॉन्च करे और खुद जाए। अरे भाई ये तो कहीं तो होगा। ठीक है, खुद जाए और फिर पूछताछ करें। अगर फिर भी उत्तर नहीं देता, ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है, तो 176 का जो पुरानी आईपीसी का 176 है उसका प्रोसिक्यूशन और लॉन्च हो जाएगा। बट एनी वारंट कांट बी इशूड for the purpose of attendance before the police officer, just for the purposes of investigation. And if the police officer will apply before the magistrate, meaning thereby if he will file an application before the magistrate for such purpose that a warrant be issued by you against that person, then magistrate will refuse. He will not issue, because warrant can be issued against a witness, against the accused, or any other person whose attendance is required by the court. Whose attendance is required by the court. Court cannot issue the warrant against anybody to appear before any other authority except them himself. न्यायालय भी निरंकुश नहीं है, सब कानून से बंधे हैं, इसलिए वे भी इस उद्देश्य के लिए कोई वारंट जारी नहीं करेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न हमारे दिमागों में उठते थे कि क्या अच्छा मान लो ना आया तब क्या करेंगे, और वही माइंड की मैच्योरिटी उतनी नहीं होती। क्या वारंट जारी होगा, क्या वारंट जारी नहीं होगा? ये सारे प्रश्न मेरे दिमाग में उठते थे, लेकिन इसलिए क्योंकि हमें ये पूरा विश्वास था कि जो ट्रायल चल रहा है, ये जो अन्वेषण चल रहा है, वो कानून के मुताबिक चल रहा है
उसमें वही होगा जो कानून कहता है, और कानून में स्पेसिफिकली जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, माइंड की इमेच्योरिटी के कारण उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं उन तक दिमाग जाता ही नहीं था। इसलिए पढ़ते थे और परेशान होते थे कि आखिर कब क्या होगा, और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। लेकिन ऐसी दशाओं में पुलिस अधिकारी स्वयं चला जाएगा, ये बात ही समझ में नहीं आती थी। ठीक है, तो आपका कहता है कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका दी हुई गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा, और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा। ये किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा। अब जिस व्यक्ति पर अभियोग है अपराध का, क्या उससे ही अपेक्षा कर सकेगा? यस, उससे भी अपेक्षा कर सकेगा, लेकिन उस व्यक्ति पर जिस पर अपराध का अभियोग है, जब वो प्रश्न करेगा तो उसे कुछ सुरक्षाएं हासिल रहेंगी जिसके ऊपर सीधे अपराध का अभियोग है। और नवीयो अभियोग, जो भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा अपेक्षित किए जाने पर हाजिर हुआ है, या पुलिस अधिकारी स्वयं उसके पास अपराध के अन्वेषण के क्रम में पहुंचा है और अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत कराने हेतु प्रश्नों को पूछ रहा है, उस व्यक्ति को यह सुविधा और यह सुरक्षा हासिल रहेगी कि वह ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है, ये चुप बना रह सकता है जिस प्रश्न की प्रवृत्ति उसे अपराध में फंसने की है, या जिस प्रश्न की प्रवृत्ति उसे किसी पेनाल्टी यानी शास्ति या समर्पण यानी संपत्ति का समर्पण इसके अधीन कर देने की है। और क्या कहा? जिसकी प्रवृत्ति एक्चुअली वो अधीन करेगा या नहीं करेगा इससे मतलब नहीं है, जिसकी प्रवृत्ति ऐसी है। और प्रवृत्ति शब्द जब उपयोग होता है तो बात बढ़ जाती है। हम लोगों ने सेक्शन 9 पढ़ी थी सीपीसी में, क्या कहता है? कहता है सिविल प्रकृति के सभी वाद, इनका संज्ञान करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय में होगी, सिविल वादों का नहीं। अगर यह कहे कि सिविल वादों का संज्ञान करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय में होगी तो बात बहुत छोटी हो जाएगी। तब सिविल न्यायालय को जिन वादों का संज्ञान करने की अधिकारिता रहेगी वे केवल कैसे होंगे? पद संबंधी या संपत्ति संबंधी, क्योंकि सिविल वाद कौन से हैं यह वहां स्पष्टीकरण में लिखा है। जिन वादों का संबंध या तो पद से है या संपत्ति से है, केवल वही वाद सिविल वाद है। लेकिन सिविल कोर्ट सिर्फ सिविल वादों का संज्ञान नहीं करेगा, वो सिविल प्रकृति के वादों का संज्ञान करेगा, जिन वादों की प्रकृति सिविल है। इसका मतलब यह है कि जब इस फ्रेज पर विचार होगा तो सिविल न्यायालय की शक्ति बढ़ जाएगी, और सिविल न्यायालय उन वादों का संज्ञान भी कर सकेगा जिनमें जितने प्रश्न विवाद्य हैं वे सभी प्रश्न यद्यपि सिविल न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जाने योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी उस विवाद में कोई ऐसा प्रश्न है जिस पर यदि सिविल न्यायालय निर्णय न दे तो संपूर्ण वाद का निर्णय हो ही नहीं सकता। संपूर्ण वाद को निर्णीत करने के लिए एक मुख्य प्रश्न पहले निर्णीत करना है, और अगर उस मुख्य प्रश्न को निर्णीत न किया जाए तो मामले के वादी को इनफैक्ट कोई अनुतोष मिलेगा ही नहीं। अगर स्थिति यह है तो उस वाद में भले ही उस मुख्य प्रश्न के अलावा अन्य सभी प्रश्न
सिविल न्यायालय के जुडिक्शन में न आते हों, इसके बाद भी वो सिविल प्रकृति का वाद है और उसे सिविल न्यायालय ही डिसाइड करेगा। आपको उस समय उदाहरण दिया था हमने जब सीबीसी पढ़ा रहे थे कि मानिए एक प्रॉपर्टी है, खेत के संबंध में जुडिक्शन राजस्व न्यायालय का है, सिविल कोर्ट का नहीं है। और खेत पर अगर किसी ने जबरदस्ती कब्जा किया है तो अतिक्रमणी को बेदखल करने का हक अंतर्गत धारा 207 थी शायद, 207 से लेकर 212 तक, वहां राजस्व न्यायालय को था। राजस्व न्यायालय ही अतिक्रमणी को बेदखल कर सकता है, सिविल न्यायालय नहीं, अगर कब्जा खेत पर है। लेकिन अतिक्रमणी ने खेत में मकान बना लिया और अब उसे बेदखल करना है। किससे बेदखल करना है? खेत से। और बना क्या चुका? मकान। खेत से बेदखली तब तक संभव नहीं जब तक मकान वहां से हटाया ना जाए, यानी मकान को गिराया ना जाए, तब तक खेत कैसे दे दोगे? और मकान को गिराने की का आदेश देने की ताकत सिर्फ सिविल न्यायालय में है, इसके अलावा कोई न्यायालय नहीं है। अब इस मामले में ऐसा प्रश्न विवाद्य हो गया जिसका उत्तर दिए बिना मामले के वादी को संपूर्ण अनुतोष दिया ही नहीं जा सकता। ठीक है ना, संपूर्ण अनुतोष तो मिल ही नहीं सकता, और वो अनुतोष देने का हक राजस्व न्यायालय का नहीं। इसलिए यद्यपि खेत से बेदखली ये करने का हक राजस्व न्यायालय का है, लेकिन इस वाद की प्रकृति सिविल हो गई है और अब ये सिविल न्यायालय द्वारा डिसाइड होगा। तो जहां प्रकृति शब्द आ जाता है वहां बात विस्तृत हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां क्या कहा कि वो व्यक्ति जिससे पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहा है अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में, ये हर उस प्रश्न का उत्तर देने से अपने को रोक रखने का अधिकार प्राप्त है जिस प्रश्न की प्रवृत्ति इसे किसी अपराध में फंसने की है। इन एक्चुअल उस प्रश्न के आधार पर ही ये अपराध में नहीं फंसेगा, इन एक्चुअल नहीं फंसेगा, लेकिन प्रवृत्ति है उस प्रश्न की। कत्ल हुआ 5 बजे, 5 बजे हम टहलने जाते हैं, हमने नहीं किया कत्ल, लेकिन जिस स्थान पर कत्ल हुआ वो स्थान मेरे टहलने के मार्ग में है। पुलिस अधिकारी हमसे पूछ रहा है कि तुम प्लेस ऑफ अकरेंस पर कै बजे थे, ये बताओ। मतलब उस पर्टिकुलर स्थान से तुम टहलते हुए कै बजे गुजरे, और बाई चांस ये है कि उसी समय हम गुजरे जिस समय कत्ल हुआ। ठीक है भाई, ये भी कोई है तो ऐसा तो है नहीं कि उस समय रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इस प्रश्न की प्रवृत्ति हमें अपराध में फांस देने की है। ठीक है ना, हम फांस देने की नहीं है, लेकिन हमें तो यही लगेगा। ठीक है, हमें तो यही लगेगा, तो हम इस प्रश्न का उत्तर न देने के लिए पूरी तरह अधिकृत हैं कानून में। हम नहीं देंगे उत्तर इस बात का। हालांकि ये आइडियल बातें हैं, पुलिस के आगे तो बताया जाता कि निर्जीव वस्तुएं बोलना शुरू कर देती हैं, तो आप तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन फिर भी जो कानून है उसे हमें जानना होगा। क्यों? एज ए लॉ एक्सपर्ट जब हम परीक्षित करेंगे, जब हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तब तो हमें पता होना चाहिए क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, तब तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो एज ए लीगल एक्सपर्ट आप जज बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, तो कानून की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो इस पर अब मान लीजिए पुलिस इसी पर उसके खिलाफ 174 175 का मुकदमा दर्ज करके ले आई, तो इसका पूरा हक है। काहे का 174 और काहे का 175? नहीं दिया उसने उत्तर तो उसका पूरा हक था चुप रहे, क्योंकि उसे इस प्रश्न से स्वयं के किसी अपराध में फंस जाने का अंदेशा था या नहीं, ये उसकी मानसिक दशा पर निर्भर करेगा। ये उसकी शिक्षा, उसका जिससे आप उत्तर मांग रहे हो, उसकी जगह वकील हो, वो कहेगा हाँ निकले थे तो इतने बजे निकले थे तो, ठीक है ना। तो वकील की बात अलग है, लेकिन जो साक्षी जिससे आप पूछताछ कर रहे हो उसकी क्या
सोशल बैकग्राउंड है, उसकी क्या एजुकेशन है, उसकी क्या चीजें हैं, उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर निश्चित तौर पर उसे अपराध में फांस देगा नहीं, बट उसके मन में तो यह आशंका हो सकती है। इसलिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर न देने के लिए भी व्यक्ति अधिकृत है, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देने के अधिकार के साथ अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि पुलिस अधिकारी द्वारा उसे अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा किए जाने पर या पुलिस अधिकारी द्वारा उसके निवास स्थान पर उपस्थित होकर अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों में के बारे में पूछताछ किए जाने पर सही सही उत्तर देने की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति से कानून में की गई। वो अगले सेक्शन में, हाँ ये ठीक है, आपको हक रहेगा। यू रिमेन कीप साइलेंस इन रिगार्ड ऑफ दोज क्वेश्चंस अबाउट विच यू हैव द सस्पिशन, you have the apprehension that they may incriminate me in some offense, they can make me subject to any penalty। ठीक है, तो आप चुप रहने का पूरा अधिकार रखते हैं, और इस अधिकार को मान्यता मिली किसमें? नंदिनी सतपथी में। आगे देखेंगे हम लोग, इस अधिकार को पूरी तरह मान्यता मिली है। और एक्चुअली वो अपराध में फांसेगा या नहीं, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि प्रवृत्ति रखता है। लेजिस्लेचर ने शब्द जो यूज किया कि प्रवृत्ति रखता है, और ये शब्द यूज होते ही मामले की एम्बिट बढ़ जाती है फट से। तो यहां एक हक मिल रहा है पुलिस ऑफिसर को, नो डाउट। अगर ये हक ना हो तो भी पुलिस ऑफिसर पहुंच जाएगा किसी के पास जांच करने के लिए, लेकिन पुलिस अधिकारी भी बिजी बॉडी है, उसे भी सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए अन्वेषण के दौरान व्यक्तियों से लिखित रूप से अपेक्षा वो कर सकता है कि मेरे समक्ष हाजिर हुई है, ये भी कर सकता है। और एक और बात है कि जब वो अपेक्षा करेगा कि मेरे समक्ष उपस्थित हुई है, तो फिर आपकी हिम्मत जरा कम रहेगी, और आपकी पसंद के स्थान पर वो आएगा तो आपकी हिम्मत बढ़ी रहेगी। और ये अक्सर आप देखते हैं, जब कई बार समझौतों की बातचीत करनी होती है तो पक्षकारों के स्थान पर मध्यस्थ नहीं बैठते, क्योंकि वो कहते हैं इनके घर बैठेंगे तो इनके दिमाग खराब रहेंगे, इनके घर बैठेंगे तो इनके दिमाग खराब रहेंगे, आप दोनों मेरे घर आएंगे। ठीक है ना। अक्सर मध्यस्थ किसी के यहां नहीं जाते, मध्यस्थ अपने यहां बुलाते हैं कि हमारे यहां आइए। तो ये अपेक्षा महत्व की होती, इसका मानसिक असर होता है संबंधित व्यक्तियों पर। इसलिए लिखित रूप से अपेक्षा करने की शक्ति ये रहनी चाहिए। एक चीज और यहां आप समझ लेंगे, पुलिस अधिकारी है 174, 75 इसमें तो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन विधि के निर्देश की अवज्ञा करने के लिए, जैसे वो है ना जो पूर्व में 188 थी, 188 कि विधि द्वारा प्रख्यापित आदेश, उसका आप अगर वायलेशन करते हैं तो आपके विरुद्ध 188 जो वर्तमान में 223 न्याय संहिता हो गई है। जो हम लोगों ने देखा था 133 सीआरपीसी की जब कार्रवाई कर रहे थे, ठीक है, तो 133 की कार्रवाई अगर संपूर्ण हो गई और आपके विरुद्ध आदेश कर दिया गया, पहले सशर्त आदेश होगा और बाद में उसी को अंतिम कर दिया जाएगा, या तो अंतर्गत धारा 136 या अंतर्गत धारा 141, वो हम जो कोड कर रहे हैं वो पुरानी सीआरपीसी कोड कर रहे हैं, और फिर उस आदेश का आप वायलेशन करोगे तो आपके विरुद्ध 188 जो वर्तमान में 223 न्याय संहिता है उसकी कार्रवाई की जा सकेगी। यहां अगर पुलिस अधिकारी ने आपसे लिखित अपेक्षा की है कि आप उपस्थित होइए और आप उपस्थित नहीं होते तो वारंट जारी नहीं होगा, ठीक। लेकिन क्या 188 या 223 की कार्रवाई की जा सकती? नहीं, क्योंकि इट इज नॉट ए ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड। वहां क्या है? विधि द्वारा प्रख्यापित जो आदेश है वहां डिक्लेयर किया गया है, विधि द्वारा प्रख्यापन हुआ है उस आदेश का। इस आदेश का प्रख्यापन नहीं हुआ है। प्रख्यापन का मतलब सबकी जानकारी में वो आदेश आ गया,
यहां पुलिस अधिकारी ने रिक्विजिशन जारी किया है पर्टिकुलर आदमी को, प्रख्यापन थोड़ा हुआ, इसलिए 188 में कोई कार्रवाई नहीं होगी। और पुलिस अधिकारी इस धारा के अंतर्गत अक्यूज से पूछताछ करने के लिए भी अधिकृत है। बस उतना ही है कि अक्यूज को वही अधिकार हासिल है जो अन्य व्यक्तियों को हासिल है कि वो उन प्रश्नों का उत्तर देने के संबंध में चुप्पी साध सकता है जिन प्रश्नों का उत्तर उसे अपराध में फांस देने की प्रवृत्ति रखता है। और इस बात को आप ऐसे भी देख पाएंगे, जो लोग अदालत जाते हैं देखेंगे कि अक्यूज जब सरेंडर हो जाता है कोर्ट में और अक्यूज से अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में पता चलाने के लिए वार्ता करनी है या उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो पुलिस ऑफिसर अदालत को एप्लीकेशन देता है और अदालत को एप्लीकेशन देकर के अदालत उसे परमिट करती है, क्योंकि अक्यूज उस समय न्यायिक अभिरक्षा में होता है और अदालत उसे परमिट करती है, फिर वो जेल जाकर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो अगर अक्यूज को इंट्रोगेट करने की ताकत इस सेक्शन में न हो तो फिर अक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा कैसे? और फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कई बार जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है वो इस तथ्य का भी उल्लेख करता है कि जब हमने इन्हें इंट्रोगेट किया तो इन्होंने ये बताया कि हमने उस हथियार को फला जगह छिपाया है जिस जगह, ठीक है, की जानकारी हमें है, और फिर वो रिमांड मांगते हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगते हैं जस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ दैट वेपन। वो कैसे मांगते हैं, कहां मांगते हैं, आगे देखेंगे, लेकिन उसके बाद वो रिकवर करते हैं और वो अंतर्गत धारा 27 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुरानी धारा है 27, उसके अंतर्गत अब शायद 25 हो गई है, ठीक है, उसके अंतर्गत वो रिकवरी सुसंगत मानी जाती है, क्योंकि पुरानी धारा 27 और वर्तमान की शायद धारा 25 उसमें लिखा ही यही है कि अगर कोई अभियुक्त संस्वीकृति कारक कथन भी करता है और उससे अपराध से संबंधित किसी नए तथ्य का पता चलता है, तो नए तथ्य के पता चलने से संबंधित जितना कथन अभियुक्त का है उसे साबित किया जा सकेगा, ये वहां लिखा है। ठीक है, तो अगर अक्यूज का, अगर आपने एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ रखा तो आपको ये बात समझ में आने में दिक्कत होगी, और अगर हो रही है तो सिर्फ इस बात को यहीं तक समझ लें कि अक्यूज का स्टेटमेंट लेने का पूरा हक पुलिस ऑफिसर का है, क्योंकि जो अक्यूज है उससे ज्यादा अच्छे तरीके से अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित कौन होगा? ठीक है, वो तो सर्वाधिक अच्छे तरीके से अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होगा, इसलिए उसका स्टेटमेंट इस धारा के अंतर्गत रिकॉर्ड करने का हक नहीं है पुलिस ऑफिसर को। यह सोचना व्यर्थ है, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। अब इसके बाद आप देखें, कहता है परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, यानी पुरुष है तो 15 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और 60 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, या किसी महिला या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति से ऐसे स्थान में जिसमें ऐसा पुरुष या महिला निवास करती है भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। हो सकता है ऐसा समय कभी आए कि इस परंतु को हटा दिया जाए या इस परंतु का विस्तार सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया जाए कि किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित या शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति, इससे केवल पुलिस थाने में हाजिर होने की या पुलिस द्वारा निर्देशित स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, शेष किसी से भी की जाएगी। और जब वो समय आएगा तो एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि इसका मतलब पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। ठीक है ना, ये जो बात रखी गई है कि महिला उसे नहीं बुलाएंगे आप, और ये 15 साल से कम का बच्चा और 60 से ऊपर का व्यक्ति इसे नहीं बुलाएंगे,
इसलिए नहीं कि 60 से ऊपर का व्यक्ति चलने फिरने में कमजोर होता है। 60 से ऊपर के नरेंद्र मोदी हैं, तुमसे तेज दौड़ेंगे, तुम चलो तुम नहीं चल पाओगे उनके बराबर। ऐसे 60 के बहुत लोग मिलेंगे, 50 से ऊपर के हम हैं, हमारे साथ चल के दिखाओ। हम रोज 7 किलोमीटर सिर्फ 47 मिनट्स इसमें पूरे करते हैं, आप 47 मिनट में पूरे करके दिखाओ हमारे साथ। हम तो किसी साथ लेके इसलिए नहीं चलते कि हमारे बराबर ही नहीं चल पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि वो फिजिकली अनफिट होता है इसलिए ये बात रखी गई, नहीं, उसकी एक डिग्निटी है। 60 साल से ऊपर जो व्यक्ति है उसकी एक डिग्निटी है, महिला की अपनी एक डिग्निटी है, और दूसरी बात उससे दुर्व्यवहार की आशंका है। 15 साल का बच्चा इतना छोटा होता है कि अगर आप बदतमीजी से बोले तो वो डर जाएगा और फिर वो कुछ बताएगा नहीं। उसे सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसे होमली अफेयर मिलने चाहिए, घर जैसा वातावरण मिलना चाहिए, तभी वो कुछ बताएगा, तभी उससे यूजफुल इंट्रोगेशन हो सकता है। अदरवाइज इंट्रोगेशन फ्यूटाइल होगा, वो कुछ बताएगा नहीं, डर जाएगा। और जो वर्तमान पुलिस है इसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है कि उस पर उतना विश्वास किया जाए कि इन लोगों के बारे में भी ये कहा जाए कि ये थाने जाकर इंट्रोगेशन का सामना करें। तो वो दिन बहुत अच्छा होगा जिस दिन ये परंतुक नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो वो दिन आता भी नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तो 1 जुलाई 2023 में इसको अमेंड करके लागू किया, तो ऐसा जैसा पहले था वैसे ही आज कर दिया। तो फिलहाल तो वो दिन आता नहीं दिख रहा, लेकिन एक अमेंडमेंट आ गया है, और वो क्या आया आप नीचे देखेंगे, कहता है परंतु ये और कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने के लिए सहमत है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। पहले ये भी नहीं था, अब इतना चेंज आया है। पहले ये भी नहीं था, पहले तो आपको जाना ही जाना था, वो लोग जहां रहते हैं वहीं जाकर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था, और अगर ये भी वही बोलने में अक्षम होंगे, क्योंकि जो बोलने में अक्षम है उनके साथ अपराध नहीं होगा, ये तो कहीं लिखा नहीं, और बल्कि उल्टा है कि अपराधी कोई बहुत अच्छा आदमी तो होता नहीं, वो तो ऐसे ही व्यक्ति को अपने शिकार के रूप में चुनेगा जो कुछ बता ही ना पाए। तो विशेष प्रबोधक आदि की सहायता आईओ भी ले सकता है, और लेते हैं, उसके माध्यम से स्टेटमेंट रिकॉर्ड वो कर सकते हैं। और वो स्थिति 60 साल के व्यक्ति की, अगर आप उसे ठीक से सम्मान नहीं दोगे तो वो कुछ बताएगा नहीं, वो अपनी एक डिग्निटी मानकर चलता है। तो इसलिए अन्य व्यक्तियों की डिग्निटी नहीं होती ऐसी बात नहीं है, सबकी होती है, लेकिन फिर भी कहीं पर आकर हमें मान्यता देनी पड़ती है व्यक्ति की परिस्थिति को। सबकी परिस्थिति को ना तो मान्यता दी जा सकती ना देना, ठीक है, नीति परक माना जा सकता है, और बच्चे को तो देनी ही पड़ेगी। आप बाल साक्षी कभी न्यायालय में साक्ष्य देने आए तो देखिए, पीठासीन अधिकारी पहले तो उससे फ्रेंडली व्यवहार करता है, सबसे पहले तो उससे फ्रेंडली व्यवहार करेगा ताकि वो मित्रवत अनुभव करे। कहां पढ़ते हो, कौन से टीचर तुम्हें मारते हैं, कौन से टीचर, हंस के पूछेगा कि कुछ तो कोई तो मारता होगा, कुछ नहीं सुना पाते हो तब तो मारते होंगे, ताकि वो फ्रेंडली हो जाए उनके साथ, और फिर उससे पूछताछ शुरू करते हैं। क्योंकि अगर ये प्रिकॉशन आपने नहीं लिए तो उस साक्ष्य का कोई मतलब नहीं बचेगा, वो डर जाएगा, बताएगा ही नहीं। अदालत का जो एक वातावरण होता है वो वातावरण अपने में एक अच्छे परिपक्व व्यक्ति को भयाक्रांत कर देने के लिए पर्याप्त होता है। बच्चा तो बच्चा है, इसलिए ये सारे प्रिकॉशंस लिए गए कानून में। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहता है अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है। डिस्क्रिशनरी रखा है, ठीक है, व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वह पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान पर उपस्थित हो और अपराध के संबंध में जानकारी दे, तो ऐसा वो अपने खर्चे पर ही करे,
अगर ये बात रखें तो ये भी हो सकता है लोग ना आए। आप उनके खिलाफ कितनों खिलाफ कार्रवाई करोगे? और हैं तो वे अपने ही नागरिक, अपने ही नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं हो सकती। ठीक है, जब मजबूरी आ जाए तो बात अलग है। अभी पाकिस्तान की आलोचना इसी बात पर हो रही थी कि आप अपने ही नागरिकों पर गोली चला रहे हैं, आप अपने ही नागरिकों को। ठीक है, कोई बहुत खराब स्थिति निर्मित हो गई, अलग बात है, लेकिन जनरली आप रोज यही कर रहे हो, तो आखिर वे आप ही के नागरिक। आपको व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जिसमें आपके नागरिक सुरक्षित रहें। तो अगर ठीक आप कार्रवाई करो लेकिन सबके खिलाफ कार्रवाई ही करने लगो, ये तो अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। तो आपको कुछ ऐसे व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें कार्रवाई करने की स्थिति निर्मित कम से कम हो, अधिकतम ना हो, क्योंकि जिससे आप पूछताछ करना चाहते हो वो अपराधी थोड़ा ही है, उसने थोड़ी अपराध किया। तो इसलिए उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। लिखित रूप से आप अपेक्षित कर रहे हो, उसके बाद खाने के पैसे नहीं है, आए कैसे? और आए तो जो टाइम किल होगा उस बीच वो कुछ कमा नहीं पाएगा, तो उसकी भी मजबूरियां हो सकती हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि न्याय में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। तो जो बियर कर सकते हैं उन्हें नहीं देंगे खर्चे, और जो बियर नहीं कर सकते उन्हें देंगे भी। यानी देयर शुड बी सम डिस्क्रिशन, और जिन्हें हम देंगे उसका भी बोझ किस पर जाएगा? राज्य पर। कौन देगा? कहां से देगा? भाई फिजिकली पुलिस ऑफिसर देगा, लेकिन देगा तो वही जो प्रोवाइड होगा उसे। तो इसलिए ये हक राज्य सरकार को ही मिलना चाहिए। दैट इज वाई दे हैव प्रोवाइडेड इन प्रोविजो दैट in subsection 2, not proviso, कि the state government will be empowered to make the rules in regard of the payments to those persons which will be, ठीक है, make their presence before the police officer in response of that written requisition which is issued by the police officer under section 161 or 179, 160, 161 तो नहीं, 160 या 179। इसलिए राज्य सरकार को यह अधिकार दिया कि राज्य सरकार नियमों द्वारा यह व्यवस्था कर सकती है कि जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ हेतु उपस्थित हों, उनके आवश्यक खर्चों का भुगतान पुलिस अधिकारी करे। इस संबंध में नियमों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। तो ये आपका 160 ये व्यवस्था इसकी करता है कि अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति रिटन रिक्विजिशन के अधीन अपेक्षित किए जा सकते हैं पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए। लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं है, क्योंकि रिटन रिक्विजिशन तो सिर्फ उनके लिए जारी हो सकता है विच आर अवेलेबल इन द बाउंड्रीज ऑफ द पुलिस स्टेशन और एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन। बाकी का आप कैसे करेंगे? तो फिर आप जाकर करेंगे, लेकिन अपेक्षित किया जा सकता है। एंड व्हेन दे विल अपीयर बिफोर यू, तो उन व्यक्तियों से आप पूछताछ कैसे करेंगे? पूछताछ के समय उन व्यक्तियों का क्या अधिकार होगा, और उनसे जो आप पूछताछ करेंगे उसके संबंध में स्वयं आईओ का क्या अधिकार है? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते उस भांति जैसे न्यायालय में साक्ष्य का अभिलेखन होता है कि whatever will be deposed by the witness you must record that, you cannot say so, क्योंकि विटनेस साक्ष्य दे रहा है और साक्ष्य देने के लिए उसकी 3 परीक्षाएं हुई हैं, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा
और पुनः परीक्षा तो गारबली होती नहीं। और परीक्षा का अर्थ ही एक होता है कि जो पूछा जाए वो बताइए, ठीक है ना। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि कुछ न पता होने के कारण वहां बड़ी समस्याएं आती हैं, झगड़ा होता है। बोले विटनेस से कहा है तो लिखवा दो। अरे वाह भाई वाह, विटनेस का हम सुबह दूध लेने गए थे 7 बजे, ये भी लिखवा दें? विटनेस मुख्य परीक्षा के अधीन है। मुख्य परीक्षा में उससे जो प्रश्न किया गया है, उस प्रश्न का वो जो उत्तर देगा, यदि एक युक्ति संगत मनुष्य उसके उत्तर को उत्तर के रूप में स्वीकार ही नहीं कर सकता तो वो उत्तर नहीं है, उसे उत्तर देना होगा। साक्ष्य परीक्षा के माध्यम से होता है। एग्जामिनेशन में बैठो तो प्रश्न कोई किया जाए, उत्तर कोई लिख दो। भाई मुख्य परीक्षा ही है, प्रति परीक्षा जो पूछा जा रहा वो बताइए। तो वहां साक्षी कुछ भी बताने को स्वतंत्र नहीं है, वहां जो पूछा जाएगा वो बताएगा। और यहां अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति, यहां प्रतीति है कि परिचित है, हो सकता ना हो, और जब नहीं है तो बताएगा क्या, ठीक है। और जब बताएगा नहीं, अगर हम ये कह दें कि जो कुछ आप पूछताछ करेंगे सब लिखेंगे, तो फिर तो वो इतना बड़ा तैयार करे सीडी, क्योंकि 150 लोगों से पूछताछ करेगा तो हो सकता है 20 मिले जिन्हें अपराध के बारे में पता हो, 130 को पता ही ना हो, ठीक है ना। तो सब कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? अच्छा, फिर उसे जो लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो लिखेगा। सब कुछ तो नहीं लिखेगा, क्योंकि अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाला व्यक्ति कुछ भी बताएगा, वो यूजलेस होगा। इसलिए इस पूछताछ के संबंध में स्वयं अन्वेषणकर्ता के हक क्या हैं, स्वयं उस व्यक्ति के हक क्या हैं जो पूछताछ के अधीन है, और ये जो पूछताछ की जाएगी इसका जो निकल कर आएगा सबस्टेंस, इसको सुरक्षित कैसे करेंगे विचारण में उपयोग के लिए, इस सब पे बात कल करेंगे, देखेंगे।